बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हराम मोहब्बत। वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा कि ख़बरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो, तुम कुछ भी कर लो कभी मेरी मोहब्बत हासिल ना कर पाओगे। मैं तुम्हें कभी नहीं चाहूँगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरानों परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है। जब कुछ समझ ना आया तो उठा और वज़ू किया और नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से ज़िक्र किया कि या रब्बा, ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज़्यादा डर, मुआशरे का डर, ख़ानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज़्ज़त का जुलूस निकल जाता है। मुख्तलिफ़ सोचें आ रही थीं कि अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज़्ज़त का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में यही ना कह दे कि ये नामर्द है, इससे मेरी शादी ख़त्म करवाओ। एक बार तो सोचा कि ज़बरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं है, मेरे निकाह में है। मगर फिर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाही मगर मुझे गवारा ना हुआ कि मैं उस औरत की मिन्नत करूं जिसने मुझे यूं ठुकरा दिया। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करता करता सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती, या कम से कम मुझे ही बता देती। मैं उससे ख़ुद ही रिश्ता ख़त्म कर देता। बात शादी तक बढ़ती ही ना, मेरी ज़िंदगी यूं बर्बाद तो ना होती। मैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी था। शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी अम्मी की कॉल आई कि बेटा तुम नहीं आए अपनी दुल्हन को लेने, तो मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की, हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर हर रात को फ़ोन पर किसी से बातें किया करती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं कि वो किससे बातें करती है, कौन है वो। बस एक बार पूछा था कि उसे तलाक चाहिए, तो उसने कहा कि नहीं। उसका फ़ोन पर जो इश्क था, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुज़र गए। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खा आता और जब भी घर आता वो फ़ोन पर बातें कर रही होती। एक दिन उसने पूछा कि एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती। मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब नहीं हो सकेगा। मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी मर्द के साथ फ़लाँ होटल पर बैठी है।
पहले तो मुझे यकीन ना आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर में ना पाया तो बेहद गुस्सा आया। इतना ज़्यादा कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज़्ज़त रखी, किसी को कुछ ना बताया, पर उसने मेरी इज़्ज़त ना रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, ख़ुद को पुरसकून रखा। वहाँ उसको किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा तो आवाज़ दी और कहा कि चलो घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर उसे मैंने इंतहाई ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप सी गईं, और उससे कहा कि वो अब इस घर में मज़ीद एक लम्हा भी नहीं रह सकती, और उसे उसके घर छोड़ने निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में थोड़ा सा गुस्सा हल्का हुआ तो दिमाग ने काम किया कि इस वक्त इसके घर वालों को क्या बताऊंगा कि उनकी बेटी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। लिहाजा कुछ सोचकर मैं एक होटल में गाड़ी ले गया जो सुबह देर तक खुला रहता है। पता नहीं हमें वहाँ कितना वक्त लगा, लेकिन जितना भी वक्त वहाँ होटल में सुबह होने का इंतज़ार किया, वो खामोश नज़रें झुकाए बैठी रही। उसने कोई बात नहीं की, ना ही मैंने उससे कोई बात की। मैं सुबह होते ही उसे उसके घर छोड़ आया। इसके बाद उसके घर से कभी फ़ोन तक नहीं आया। मेरा ख़याल था कि शायद उसने ख़ुद ही अपने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया है। वो किस मुंह से मुझे फ़ोन करते। वक्त गुज़र गया, पता ही नहीं चला कैसे 4 साल का अरसा बीत गया। मैं बहुत गहरी सोच में था कि अब उसे तलाक दे देनी चाहिए ताकि वो अपनी पसंद की जगह शादी कर ले। इतनी सज़ा काफ़ी थी उसके लिए। आखिर एक सख्त फ़ैसला करके मैंने उसका नंबर मिलाया। उसने फ़ौरन कॉल उठाई थी, जैसे मुद्दतों से किसी फ़ोन के इंतज़ार में हो। मैंने सलाम करते ही बिना कोई बात सुने उसे कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक देकर मुकम्मल आज़ाद करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ से बस एक चीख की आवाज़ आई और कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे फ़ोन उसके हाथ से गिर गया हो। मैं सोच में था कि वहाँ न जाने क्या हो रहा है, तो फ़ोन उसकी छोटी बहन ने उठा लिया और हेलो कहा तो मैंने आवाज़ पहचान ली। उसने सलाम के बाद बताया कि जब से आप आपी को यहाँ छोड़कर गए हैं, उसने आज तक किसी से कोई बात नहीं की। अब्बू भी कहते हैं कि शायद ये पागल हो गई है, इसीलिए आप इसे छोड़ गए और वापस नहीं आए। उसकी बात सुनकर मैंने फ़ोन काट दिया और बेगम हो गया कि अब उसे तलाक दे देना कोई अहमियत नहीं रखता। वक्त मज़ीद रफ़्तार से गुज़रता गया। मैंने भी दूसरी शादी कर ली और अल्लाह ताला ने एक प्यारा सा बेटा भी दे दिया। एक दिन ऑफ़िस से वापस आ रहा था कि सिग्नल पर खड़ी मेरी गाड़ी को पीछे से किसी कार ने टक्कर मार दी। मैं गुस्से से नीचे उतरा, पीछे को गया तो मेहरान कार में एक शख्स थोड़ा सहमा हुआ बैठा था। मैंने गुस्से से उसे कुछ कहना चाहा, लेकिन एकदम से रुक गया और मैं सोचने लगा कि शायद मैंने इस शख्स को कहीं पर देखा है। थोड़ा दिमाग पर ज़ोर डालने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। अभी मैं इन्हीं सोचों में था कि वो शख्स कार से बाहर निकल आया और मुझे कहने लगा कि आप आगे आगे चलिए, कहीं साइड पर कार लगा लें ताकि मैं आपका नुकसान भर सकूं। उसके कहने पर मैं अपनी गाड़ी साइड पर ले गया। वो भी मेरे पीछे था। मैंने गाड़ी रोकी, वो भी आ गया।
और मुझे पहचानते हुए मेरी पहले वाली बीवी को भाभी कहकर उसका अहवाल पूछने लगा। मुझे झटका सा लगा और सब कुछ याद आने लगा। ये वही शख्स था जिसके साथ मैंने अपनी बीवी को होटल में पकड़ा था। तो मैंने उसे बताया कि मैं तो उसे छोड़ चुका हूँ और मैंने दूसरी शादी कर ली है। उसे बहुत अफसोस हुआ मेरी इस बात से, लेकिन मैं फिर भी उससे बहुत कुछ जानना चाहता था। उसे करीबी होटल में ले गया, चाय मंगवाई और दोस्ती का सा माहौल बना लिया था। उसने मेरे पूछने पर बताया कि वो एक साइको किस्म की लड़की थी। हमारी क्लास फेलो थी और मुझे भाई समझती थी। हमारी ही क्लास के एक लड़के से उसकी दोस्ती थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से शादी ना हो सकी और उसके घर वालों ने उसकी शादी आपसे करवा दी। लेकिन इसके बावजूद वो इस उम्मीद से थी कि उसका दोस्त ज़ीशान उससे शादी करेगा और वो आपसे तलाक ले लेगी। लेकिन आपसे शादी कर लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ीशान से कतराने लगी और आपके गुण गाने लगी और ज़ीशान से राब्ता भी उसका ख़त्म हो गया। उस रात उसने मुझे होटल में बुलवाया था कि मेरा ये एक आखिरी पैगाम ज़ीशान तक पहुंचा देना। मैं चला आया क्योंकि मैं वाहिद ज़रिया था उनके पैगामात एक दूसरे को पहुंचाने का। मुझे भाभी ने ख़त दिया जो कि ज़ीशान को देना था। इतनी देर में आप भी आ गए और उसे ले गए। मैं बहुत परेशान था। आपके रवैये के बाद मैंने भी दोबारा राब्ता करना मुनासिब नहीं समझा और ख़त ज़ीशान को दे दिया। अगले दिन ज़ीशान ने ख़ुदकशी कर ली थी। मुझे ख़बर मिली तो मैं फ़ौरन हस्पताल पहुंचा। सबसे पहले उसकी जेब से वो ख़त निकाला क्योंकि मुझे शक था कि ये ख़त उसकी ख़ुदकुशी का सबब हो सकता है। अगर किसी और के हाथ लग गया तो बात बढ़ जाएगी। मैंने तदफ़ीन के बाद घर आकर वो ख़त पढ़ा जिसमें लिखा था, ज़ीशान अब तुम मेरा इंतज़ार ख़त्म कर दो और कहीं अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। मेरे शोहर के हुस्न सलूक ने मेरा दिल जीत लिया। मैं उसे मज़ीद किसी तकलीफ़ में मुब्तला नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अपने शोहर से इश्क हो गया है। वो बहुत साबिर, शाकिर और हिम्मत वाला इंसान है। मैंने उसकी ज़िंदगी अज़ाब बना दी। अब मैं इसका इज़ाला करना चाहती हूँ। तुम यूँ समझना कि कभी मेरी ज़िंदगी में थे ही नहीं। वस्सलाम। मैं उसकी बातें सुनता रहा और गुज़रे वक्त को सोचता रहा और जाने किस वक़्त घर पहुँच गया पता ही नहीं चला। सुबह सुबह गाड़ी निकाली और उसके घर पहुँच गया। पूछने पर साली ने एक तरफ इशारा किया। मैंने वहाँ देखा तो ज़मीन पर बिखरे बाल, गंदे कपड़े। ऐसा लगता था कई दिनों से अपना चेहरा तक नहीं धोया उसने। वो पागलों की तरह ज़मीन पर लकीरें मार रही थी। उसके हाथ में तिनका था शायद। मैं उसके करीब चला गया। देखा तो ज़मीन पर मेरा नाम लिखती और मिटा देती, फिर लिखती और फिर मिटा देती। मैंने उठाना चाहा तो फूट फूट कर चीखें मार मार कर रोने लगी। वो मुझे पहचान गई थी। वो सब कुछ समझ रही थी। वो पागल बिल्कुल नहीं थी, लेकिन सब उसे पागल ही कह रहे थे। मैंने उसे उठाया, सहारा देते हुए गाड़ी तक लाया और गाड़ी में बिठा लिया और सीधा घर ले गया। मेरी बीवी ने देखा तो वो परेशान हो गई।
कि मैं किसी फ़कीरनी को उठा लाया हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बाद में सारी बात समझाता हूँ। उसे नए कपड़े दिए और कहा कि नहा लो, कपड़े तब्दील करो, तुमसे कुछ बातें करनी है। वो नहाकर आई, वही पुरानी दुल्हन जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे देखना चाहती थी मगर आंखें झुकी हुई थी। मैं खुद ही कहने लगा कि खुदा की कसम, मैं तुम्हारी पाकदामनी की गवाही देता हूँ और तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुम भी मुझे माफ़ कर दो। वो फिर से ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे सहारा दिया और कमरे तक ले गया। उससे कहा कि तुम वाकई पागल हो। सब सच ही तो कहते हैं कि ये पागल है। देखो ना पागल, जब मैं तुम्हें घर छोड़ने जा रहा था हम 4 घंटे होटल में ठहरे रहे। तुम मुझे बता तो देती कि सच क्या है। तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। वो ये कहती हुई फिर रो दी कि मैं बताना चाहती थी लेकिन मुझे पता था कि मेरा यकीन कोई नहीं करेगा, इसीलिए मैं खामोश थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।